नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 21 अप्रैल यानी कि कल रात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम खत्म हो रहा है, लेकिन सीज फायर खत्म होने से पहले ही ट्रंप और मुस्तफा की फौज के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक टेंशन हाई है। अमेरिकी फौज ने ईरानी शिप पर कब्जा करके ईरान के साथ साथ इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की बातचीत को मुश्किल में डाल दिया है। इस बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा या नहीं जाएगा, यह अभी तक तय नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। उधर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उसे तबाह कर देंगे। ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा देंगे। लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहा है। मुनीर और शहबाज ईरान को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि 24 घंटे के बाद क्या होगा। इस्लामाबाद में बातचीत होगी या फिर युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होगा। इस पर चर्चा करने के लिए 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट रविंदर सचदेव जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ डिफेंस की नीति को समझाने के लिए कि क्या वाकई में इस वक्त फौज चाहती है कि एक और बार जंग का दूसरा राउंड शुरू हो। हमारे साथ मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़े हुए हैं और साथ ही एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी मेहमानों का। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि अब से कुछ ही देर में क्या इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा राउंड शुरू होगा। क्या सीज फायर पर बात बनेगी? क्या दोनों देशों के बीच मंत्रणा हो भी पाएगी या नहीं? आप देखें एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मुनीर टेबल सजाए बैठा है और अमेरिका ईरानी शिप पर मिसाइलें दाग रहा है। मुनीर रेड कारपेट बिछाकर खड़ा है और ईरान अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन दाग रहा है। मुनीर होटल बुक करके बैठा है और अमेरिकी मरीन्स ईरानी जहाज पर कब्जा कर रही है। इक्कीस अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है। क्या सीज फायर बढ़ेगा? क्या कल पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत हो पाएगी? ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या फिर युद्ध होगा? इन सारे सवालों का जवाब इन तस्वीरों से मिल गया है। ओमान की खाड़ी में ये ईरानी फ्लैग वाली कमर्शियल शिप टोस्का है, जिसे अमेरिका की वॉरशिप से वार्निंग दी जा रही है। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. थोड़ी देर वार्निंग के बाद अमेरिकी वॉरशिप से मिसाइलें फायर होती है, जो डायरेक्ट ईरानी शिप के इंजन रूम को हिट करती है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। मिसाइल अटैक के बाद ईरानी शिप रुक गई और उसके ऊपर अमेरिकी मरीन्स का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे अमेरिकी मरीन्स ईरानी शिप पर उतरते हैं और जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शिप पर अमेरिकी कब्जे को अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। ये ईरानी कार्गो शिप मलेशिया से ईरान लौट रहा था
ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी से अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी शिप के क्रू ने अमेरिकी सेना की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अमेरिकी फौज ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन रूम में छेद कर दिया और फिर मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज टॉस्का अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के तहत था। ट्रंप नाकाबंदी लगा रहे हैं, ईरान को धमका भी रहे हैं और ईरान के साथ पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत की भी उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी। उन्होंने ईरान को बहुत अच्छा ऑफर दिया है, ईरान को डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उस पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। उधर ईरान भी अमेरिका के साथ दूसरे राउंड का युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान ने अपनी कमर्शियल शिप पर हमले के जवाब में अमेरिकी वॉरशिप पर पलटवार किया है। IRGC ने ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसके ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी जंगी जहाज पीछे की तरफ भागने को मजबूर हो गया। ओमान की खाड़ी में इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका और ईरान की बातचीत मुश्किल में पड़ चुकी है। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में करीब करीब लॉकडाउन लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। करीब 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। शहर के बड़े हिस्सों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में C-17 ग्लोब मास्टर समेत कई अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। हवाई अड्डे पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां और सुरक्षा टीमें मुस्तैद हैं। डेलीगेशन के ठहरने और बातचीत के लिए इस्लामाबाद के 2 होटलों को खाली करा दिया गया है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में जिस तरह का डेवलपमेंट सामने आ रहा है, उससे दूसरे राउंड की बातचीत खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। मेजर जनरल सिवाच, ये तस्वीर आपके सामने है, ईरान का स्टैंड आपके सामने है। ऐसी परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह दें कि हम एक रीजनेबल डील आपको दे रहे हैं, या तो आप ये डील मान लें, और अगर आप ये डील नहीं मानते हैं देन एवरी सिंगल पावर प्लांट, एवरी सिंगल ब्रिज इन ईरान हम उसे डिमोलिश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। बातचीत की संभावना कितनी है और युद्ध की संभावना कितनी है? देखो, युद्ध के दौरान भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, और ये इस लड़ाई जो भी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, यहाँ बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको पता है उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका के अंदर बहुत गिर चुकी है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, अब उनको ऑनेबल एग्जिट चाहिए था, और कहीं ना कहीं ऑनेबल एग्जिट अभी उनको दिख रहा है मिलता हुआ। ऐसे में वो लड़ाई कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर अब चाहते क्या हैं? क्यों किया उन्होंने नेवल ब्लॉकेड? ये भी सच्चाई है। इससे पहले ईरान ने क्या किया हुआ था, उसने भी एक ब्लॉकेड किया हुआ था कमर्शियल शिप्स का, और ऊपर से इसने काउंटर ब्लॉकेड लगा दिया, नेवल ब्लॉकेड, जिससे वो ईरान को भी पिंच कर रहा है, क्योंकि ईरान का ऑयल ठीक बिल्कुल 90% तो चीन को ही जाता है, चीन को भी इनडायरेक्टली हिट कर रहा है। मगर ये सच्चाई है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलेगी। लास्ट मूवमेंट पे बातचीत के लिए ईरान राजी होगा। हो सकता है कंडीशनल नेवल ब्लॉकेड अमेरिका हटा ले, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं बातचीत नहीं होती, ये जो अमेरिका कह रहा है कि हम उसके पावर प्लांट्स और एक प्रकार ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ईरान ने पहले बता दिया है कि हम जितने भी एनर्जी सेक्टर है मिडिल ईस्ट में उनको बर्बाद कर देंगे, और गैस के, ऑयल के, प्लस डीसैलिनेशन पॉइंट। तो ये तो अमेरिका को पता है कि यहाँ काउंटर करने के लिए ईरान के पास बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं। तो ये तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी भूल अमेरिका करेगा, और मुझे अभी भी लग रहा है टेंशन पैदा होगी, लास्ट मोमेंट पे बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को
वो एक प्रकार रिमूव करने के लिए राजी होगा, चाहे वो टेम्परेरी हो। लेकिन नेवल ब्लॉकेज को किन शर्तों पर वो हटाएगा? और अमेरिका यूं ही तो नेगोशिएट नहीं करेगा कार्तिक काले जी। उसको अगर नेगोशिएट करना है तो ईरान को भी फिर ये वादा करना होगा कि वो किसी तरीके की टोल वसूली नहीं करेगा। वो भी तो दादागिरी कर रहा है ईरान। देखिए नेशनल वाटर्स में आप टोल वसूली कैसे कर सकते हैं? मैं एक बार इसको क्लेरिफाई कर दूं। देखो, ये दोनों इकट्ठे होंगे, ऐसा नहीं है वो नेवल ब्लॉकेड हटा ले, और ईरान ने तो पहले ही हटा दिया था कमर्शियल उसके। ये तो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड रखा, फिर ईरान ने दोबारा करना पड़ा। और मुझे लगता है अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड के लिए तैयार होता, हटाने के लिए, वाकई ईरान तो हटाने के लिए पहले भी तैयार था, वो हटाएगा और तभी एक शुरू, और ये टेम्परेरी हो सकता है, मगर अगर बातचीत होनी है तो मुझे लगता है यही इसका सोल्यूशन है। जी सर। हाँ, बेसिकली देखिए इसमें मीनाक्षी जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस अभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स पिछले इनफैक्ट 2-3 वीक से ही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रहा है। ईरान का जो बार्गेनिंग चिप है कि हम होल्ड ऑन कर सकते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसके बहुत क्लियरली आ गए हैं, और इनफैक्ट जो इंटरनल न्यूज़ ईरान से आ रही है उसमें लोग भी बहुत असंतुष्ट हैं। अभी 2 लोगों को जो फांसी चढ़ाई है उसके ऊपर राइट्स भी हो रहे हैं, और काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है अंदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो और हम जानते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 वीक से, जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है, तब से मोसाद वहाँ अंदर इंटरनल ट्रबल क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है इंटरनल न्यूज़ से कि कुछ एरियाज तेहरान में जो हैं वो एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब है। तो जो सिचुएशन है वो आई एम श्योर कि जो हमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से खबरें मिल रही हैं वो यूएस को बहुत अच्छी तरह से मिल रही हैं, बिकॉज वही इसके इंस्टिगेटर हैं। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, तो ब्लॉकेड, मेरे विचार से ब्लॉकेड बहुत स्ट्रेटेजिकली लगाया गया है ईरान को पिंच करने के लिए, सिचुएशन और ख़राब करने के लिए, ताकि वहाँ पर कुछ और सोल्यूशन जो है निकल सके। और ट्रंप ने इसीलिए जो है इस बात को कंटिन्यूसली डिले कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे हो सकता है वो मान जाएं, जैसे सर कह रहे थे कि बिल्कुल हो सकता है वो मान जाएं कि हम नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे। अब ये हटा देंगे वाला जो इनफाइनाइट प्रोसेस है ना, इसमें टाइम लगेगा, और तब तक जो भी उनके एम्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। अभी आपने जो अपनी बात कही ना कि कुछ और सोल्यूशन, मैं ये जानना चाहूंगी कुछ और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। उससे पहले एक खबर और देते हैं। ईरान अपने स्टैंड पर अभी तक तो यही कायम है, जो आखिरी है बात कि 10 सूत्रीय जो उनका एजेंडा है, जो उनका प्रोग्राम है, या जो उनकी शर्तें हैं, वो उन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ा दी है। इधर मुनीर और शहबाज भी दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस्लामाबाद की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, जहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के लिए होटल भी बुक कर लिए गए हैं, मेन्यू फाइनल कर लिया गया है, लेकिन ईरान ने वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जेडी वेंस आज देर रात या कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल हो सकते हैं। पहले यह खबर आ रही थी कि वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ट्रंप ने भी कुछ दावे किए थे, लेकिन ट्रंप के जो दावे हैं वो मेजर कंसर्न सिक्योरिटी रीजन को है। पाकिस्तान में सोचिए बातचीत भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पर उन्हें भरोसा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो एश्योरिटी नहीं है। सो कह रहे थे कि जेडी वेंस नहीं आएंगे, पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि वो आ रहे हैं। तो ये अपडेट इसलिए दे दिया रविंद्र सचदेव जी की दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ट्रंप भेज तो रहे हैं अपने नुमाइंदों को, लेकिन उनकी भी सुरक्षा को लेकर वो सहज नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, जो अभी जो एयर कमोडोर कार्तिक काले जी कह रहे थे कि कुछ तो रीजनेबल ढूंढने की कोशिश हुई होगी, कुछ तो सोल्यूशन ऐसे ढूंढने की कोशिश हुई होगी जिससे कि युद्ध को टाला जा सके, जिससे कि एम्बैरसमेंट से बचा जा सके। एम्बैरसमेंट में दोनों पक्षों की बात कर रही हूं, क्योंकि अमेरिका के भी जितने लूप होल्स खुले हैं इस जंग में वो हम देख रहे हैं, और ईरान के भी खुले हैं, वो भी हम जानते हैं। नो, वेरी ट्रू। चांस तो ये है कि लास्ट मिनट में इरानियन डेलीगेशन आएगी, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, ये ऑलरेडी देयर इन द एयर, राइट, तो ये पब्लिक रेटरिक कुछ चल रहा है, पर पीछे भयानक रूप से बातचीत हो रही होंगी। दैट इज वन। सेकेंडली, ईरान का एक और रीजन सामने आ रहा है कि ईरान के अंदर फिलहाल शायद डिफरेंसेस बढ़ गए हैं बिटवीन जो रजीम में जो मॉडरेट्स हैं और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है। ये आपस में थोड़ा इनका गैप होता जा रहा है। मॉडरेट में मैं अब्बास फरागची का नाम लूं? एग्जैक्टली, प्लीज, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, जो फॉरेन मिनिस्टर है और जो स्पीकर भी है। हालांकि क्योंकि अभी आप देखिए एक और हुआ था ये, हाँ, कि ये ब्लॉकेड उठ गया है। अभी परसों खबर आई थी, राइट, कि ईरान ने कहा था कि हमने अपना ब्लॉकेड विड्रॉ कर लिया है। इमीडिएटली खबर आई इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से, और उनकी जो मीडिया पब्लिकेशन है तस्नीम, उसने कहा नहीं, ये ब्लॉकेड बिल्कुल जारी है। फिर कहीं एक ट्वीट भी आया
कि हमारे जो कमजोर लीडर हैं या ऐसे कुछ जो ट्वीट पर चलते हैं वो नहीं, जो मिलिट्री ग्राउंड पे होगा वो होगा। तो कुछ अफवाहें भी हैं, बट शायद कुछ रियलिटी भी है कि एक टसल चल रही है विद इन इरानियन लीडरशिप कि इस सारे मुद्दे पे आगे कैसे जाया जाए। एक बड़ा पोर्शन है गार्ड का रेवोल्यूशनरी जो चाहता है, कहता है कि हमें झुकना नहीं है, हमें लड़ते रहना है। इन दैट केस अगर वो साइड डोमिनेट कर जाता है तो ऑब्वियसली ईरान को नुकसान बहुत होगा, बट एक वॉर बड़ी होगी। और जैसे हम सब समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी औरों के अलावा गल्फ कंट्रीज की है। ये जो आपकी अबू धाबी, दुबई वगैरह हैं, सब बेरूत की तरह बन जाएंगी। बिल्कुल ठीक। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी है, ये केवल नेवल ब्लॉकेट नहीं है, ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट है जो बाकी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये प्रोफेसर त्रिपाठी जी, ट्रंप ने अपना डेलीगेशन भेज दिया, दूसरे राउंड की बातचीत भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है ना। या तो उन्हें भरोसा है इसलिए अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, या बी उन्हें भरोसा नहीं है इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, सशंकित हैं। नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल नहीं। ट्रंप को अपने लाडले मुनीर पर पूरा भरोसा है, बहुत मुनीर को प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि माय डियर फील्ड मार्शल। तो मुझे लगता है कि पूरा भरोसा है, और हमेशा रहा है अमेरिका का जो पाकिस्तान 19 कोल्ड वार, इसके बाद वॉर ऑन टेरर, इसके बाद अब ईरान, ये टसल जो चल रही है। तो हर वॉर में पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा एक अपना स्ट्रेटजिक स्वीट स्पॉट माना है, और पाकिस्तान साबित भी हुआ, जैसे उसकी पॉलिसी रही है, उसकी जैसे ज्योग्राफी रही है। हाँ, इस वॉर में मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वॉर में कहीं ना कहीं बहुत फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि उसको जो एतवार करना था वो नहीं हो रहा उस पर। ईरान को डर है, ये देखो सवाल एकदम रिवर्स है। ईरान को संदेह है इस पर, किस पर? पाकिस्तान पर। क्योंकि अभी 4 महीने पहले दोनों आमने सामने थे, और मात्र इसी वॉर के अंदर 40 दिन का जब वॉर हुआ था, तो मुनीर ने, शहबाज ने कहा था कि जिसको बहुत प्यार है, लगाव है ईरानी सियाओं से, तो आप चले जाइए वहां पर। ये पाकिस्तान में बोला गया था। तो जो दरारें रिफ्ट है वो पाकिस्तान ईरान के अंदर है। वो भले ही गले मिल रहे हैं, ठीक है, वापस में एक दिखा रहे हैं, अभी जो मुनीर गए थे, लेकिन रिवर्स में ईरान के अंदर चर्चा है कि कहीं ये मुश्तबा खमैनी के लोकेशन लेन तो नहीं आया हुआ है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो संबंध है ये बहुत ही ट्रस्टेड है, आप समझिए, यहाँ पर कोई दरार नहीं। स्पेशली उस समय जब पाकिस्तान में मिलिट्री जो पावर है वो चरम पर हो। इस समय वही देख रहे हैं मुनीर को, सब इसलिए मुनीर के साथ डिनर करते हैं, मुनीर को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे लाडले हो। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि अयूब खान से लेकर के अभी तक ये जो हुकूमत रही पाकिस्तान की, अमेरिका के लिए पूरी पसंद है। अब बात लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब टेबल की बात आ गई है, तो यहां पर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरी तरीके से ये जो ट्रंप है ना, बहुत पूरी तरीके से फंसा हुआ है। इसको लगता है कि मैं क्या ऐसे कर दूं, क्या बोल दूं, उस सारी जो धमकियां उनसे कोई असर नहीं है, क्योंकि सब आपने ब्रिज उड़ा दिया, आपने लोगों को मार दिया, सब कुछ आपने कर दिया, सिर्फ आपने एटम यूज नहीं किया, और वो आपको करना भी नहीं, वो क्योंकि सब दुनिया जानती है ये होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब ये सब थिएटर है, बातें होती रहेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सिर्फ थिएट्रिक, एग्जैक्टली ये एक दूसरे को दिखाने की कोशिश है कि हमारे अंदर भी ताव है और ताकत है, आप नहीं झुकेंगे तो ये लड़ाई जारी रहेगी। ये दोनों तरफ से हो रहा है। ईरान के तीखे तेवर के बीच ट्रंप ने ईरान को डील के लिए एक ऑफर भी दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के ऑफर के जो पॉइंट्स है उसमें पहला पॉइंट क्या है, ईरान 15 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। इतना ही नहीं, 60% और 20% वाले यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को कम किया जाएगा। अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी निगरानी कौन करेगा? IAEA करेगा। हॉर्मुज फिर से खुलेगा तो ईरान जहाजों से टोल नहीं वसूलेगा। अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध भी हटाता चला जाएगा, ऐसा वादा वो कर रहे हैं। विदेशी ब्लॉक ईरान के $20 अरब अनफ्रीज करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच भी गैर आक्रामकता का समझौता होगा और फारस की खाड़ी से अमेरिका की फौज भी हटेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को धमकी भी दे दी है, अगर डील नहीं की तो पहले तो वो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो डील के पॉइंट्स, अगर इन डील पॉइंट्स पर ईरान अगर राजी नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे, ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे, उनके ब्रिज को तबाह कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। क्या कुछ नहीं कर देंगे सिवाज सर?
वो सब कर देंगे जो अब तक भी करने के लिए दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन वो अपने हॉर्सेस को होल्ड करके बैठे हुए थे। देखो, इस सच्चाई है मीनाक्षी, ये इसको कहते हैं पोस्चरिंग। जब आप लोग टेबल पे बैठते हो तो अपना मत जो है आप दिखाना चाहते हैं आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ना कुछ कार्ड आप दिखाते हुए हैं कि भी मैं अपने ओपोनेंट को दे सकता हूँ। ये अगर पहले भी बताया हमने कि अगर अमेरिका हमले करता है पावर प्लांट्स पे और ब्रिजेस पे तो ईरान पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं और उनके पूरा एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करेगा, डिसैलिनेशन प्लांट को बर्बाद करेगा। तो वो मुझे लगता नहीं होगा। अब होगा क्या, जो पॉइंट इसने दिए हैं हम उनकी बात करें कि ये कह रहे हैं कि 15 साल तक मॉरेटोरियम लग जाएगा कि आप जो इनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ईरान 5 साल के लिए मानने के लिए तैयार है, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आप धीरे धीरे जितने भी इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाएगा। IEA इनकी इंस्पेक्शन करेगा। आपको ये समझना चाहिए कि ईरान एक NPT का मेंबर है और IAEA की जिम्मेवारी है कि वहाँ पर इंस्पेक्शन करे। तो वो तो बिल्कुल वाफिक एक प्रकार से जो करेक्ट इनपुट है। जो इनपुट मानने को तैयार नहीं है ईरान, वो ये नहीं मानने को तैयार, वो ये कह रहा है पहली बात तुम 5 साल का नहीं 5 साल का करेंगे 20 साल। दूसरा वो कहते हैं कि हम जो इनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम हम सिविल पर्पज के लिए करें, हम जीरो इनरिचमेंट वाला बात आपसे नहीं मानेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो बात आती है कि ये ब्लॉकेड की, देखो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, अमेरिका ने जब से काउंटर ब्लॉकेड किया नेवल का, वो ईरान को भी पिंच कर रहा है। तो ये सच्चाई ईरान को भी समझ आ गया, अगर वो गलती से भी अगर ऐसा ही दोबारा ब्लॉकेड करेगा तो फिर अमेरिका के पास भी एक प्रकार से वेपन है बिना लड़े। तो ये मुझे नहीं लगता कि अब होगा। मेरे को लगता होगा क्या, अब सच्चाई ये है कि लास्ट मोमेंट पे बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा। कुछ तो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो ना अपने गोल चेंज करते हैं और मैक्सिमम पोजीशन की तरफ कर रहे हैं। मैक्सिमम पोजीशन की तरफ चलो, कुछ तो आप सक्सेसफुली लेंगे। मुझे लगता है 2 चीजें मानने को तैयार होगा अमेरिका। एक तो ये मानने को तैयार होगा कि ये जो है 460 kg जो है एनरिच यूरेनियम दे दिया जाए। दूसरी बात, ये सिविल पर्पज से ज्यादा एनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मानता है ईरान तो मुझे लगता है कोई ना कोई बातचीत, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। मैं एक मिनट मीनाक्षी, ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब है। 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे थे कि भाई क्या IRGC और पॉलिटिकल जो उनका सेटअप है उनमें भी दरार है, बिल्कुल दरार है। IRGC ये लड़ाई बंद नहीं चाहता, पॉलिटिकल जो कि पीजेस क्या तो इजराइल भी बंद नहीं चाहता, तभी सीरिया और इराक के ऊपर उसके फाइटर प्लेन्स लहरा रहे हैं। वो तो लेबनान में भी नई लड़ाई रोकना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी सीमा को लातिनी नदी तक जो है बढ़ा दिया है। वो इजराइल की बात कर रही हूँ। और ना ही सऊदी अरब चाहेगा कि बिना किसी फाइनल सोल्यूशन के ये लड़ाई खत्म हो जाए। इसमें एक छोटा सा रशिया का एंगल में डाल देती हूँ। ईरान एनवॉय जो है वो रशिया पहुंचे हैं और वहां पर भी उनके कुछ एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर हुए हैं, और ये सब इस वॉर के बैकड्रॉप में ये सब भी चल रहा है। तो मेरा सर आपसे एयर कॉमोडोर काले जी सवाल आपसे ये है कि जंग तो इजराइल भी नहीं रोकना चाहता, अमेरिका क्यों डील करना चाहता है? देखिए, इसमें ना अगेन हम बात भूल रहे हैं कि इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स तो कंटिन्यूसली टेबल पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अभी तीसरे पार्टिसिपेंट का जिक्र ही बंद हो गया है। जो एसेंशियल प्री कंडीशन ईरान ने लगाई थी वो थी कि हिजबुल्लाह को बचाना है। हिजबुल्लाह तो खत्म हो रहा है, इजराइल बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी एक प्री कंडीशन तो एग्री हुई नहीं है, कंप्लीटली डिसएग्रीएबल है, मतलब उस पे तो बातचीत चल ही नहीं रही है। तो देखिए, IRGC की जो पोजीशन है वो हिजबुल्लाह और इन सब के एग्जिस्टेंस से लिंक्ड है। उनको ईरान से क्या होता है मुझे नहीं लगता ज़्यादा उनको कोई लेना देना है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो मॉडरेट्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरान अभी जिस शेप में है उसी शेप में रहे और उसी शेप में आगे बढ़े। तो देयर इज़ अ डेफिनेट दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड है। अब इस डिस्कॉर्ड में इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की क्या पोजीशन है, अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो अभी जो 10 पॉइंट्स जो US ने दिए हैं इसमें इजराइल का कोई मेंशन ही नहीं है। और अगर मिसाइल्स आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को आपने कैप नहीं किया तो इजराइल की तो कोई कंडीशन ही मीट नहीं हुई। देन यूरेनियम जो, अगर देखिए जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था और ईरान पे ये आरोप लगे थे कि ईरान जो है वेपन बना रहा है एनरिच यूरेनियम से, वो किस लिए लगे थे? क्योंकि 5% एनरिचमेंट की आपको जरूरत है पीस टॉक के लिए, पीसफुल काम करने के लिए। लेकिन आप सीधा 20%, 60%, 70% पे क्यों चले गए? फिर
देखिए, हाँ, JCPOA क्यों खतरे में आया? इसीलिए आया खतरे में बिकॉज इन्होंने पहले ही झूठ बोल के पूरा एनरिचमेंट कर लिया था एंड दे वर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेपन। तो देखिए, अब ईरान पे कितना विश्वास करना चाहिए? 5 साल के लिए वो मोरेटोरियम करेगा कि नहीं करेगा? ये सब प्रश्न जो हैं, ये सब उन लोगों के बीच में चल रहे होंगे जो इस लड़ाई के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब क्या एग्जैक्टली होगा, देखिए, वेरी डिफिकल्ट टू से आज, पर मुझे लगता है कि यूएस के पास एक ऑल्टरनेट प्लान है जो एक्शन में आएगा कुछ समय बाद। ये अभी कुछ ही घंटों की डेवलपमेंट में इतना कुछ हो गया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में इस्लामाबाद हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा। और इधर खबर ये आई जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर ईरान जो है रशिया के साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उसकी भी तस्वीरें आ रही है। तो बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। इसके बीच में पाकिस्तान जो है वो सुलह की कोशिशों में लगा हुआ है। अब मतलब वो कोशिशों में लगा हुआ है या अमेरिका के ही वो एक डील क्या जो लेटर है उसको घुमाने में लगा हुआ है कि जो अमेरिका वैसे भी कह देता है वही पाकिस्तान करता है। और सुलह की कोशिशों के बीच में पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हुआ उसका एक हिस्सा तो हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि हमें उनकी सुरक्षा पर थोड़ी सी चिंता है कि कैसे उनके डेलीगेशन की सुरक्षा होगी। अब दूसरा मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, जो तेहरान में शांति वार्ता की बात तो करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी को बढ़ाता है। तो इस विरोधाभास ने मुनीर की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप यह है कि मुनीर मध्यस्थ बनकर ईरान से जानकारी ले रहा है और अमेरिका तक पहुंचा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ किया है कि कूटनीति के आड़ में मुनीर और शहबाज अमेरिकी हितों के लिए दलाली कर रहे हैं और ईरान को झांसे में फंसा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर त्रिपाठी जी को भी आप सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ईरान क्या वाकई में पाकिस्तान पर भरोसा करता है? पाकिस्तान बिजली की किल्लत के बीच अंधेरे में डूबा हुआ है और लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में 10 से 15 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। मुनीर और शहबाज बिचौलिया बनकर अपने मुल्क के लिए कहीं कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं? रविंद्र सचदेव जी, मेरा सवाल तो यह है कि क्या ईरान को पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है और जो देश अपने ही देश के नागरिकों को सही से बिजली नहीं दे सकता, खाने को रोटी नहीं दे सकता, वो सुरक्षा नहीं दे सकता, वो ये डबल डिप्लोमेसी वाली जो हमारी लोकल भाषा में कहते हैं डबल ढोल की है, दोनों तरफ से बच रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये रही है कि इनकी लीडरशिप जो है ना वो बाहर के गेम्स में ज़्यादा बिजी रही है और उन गेम्स द्वारा अपनी ज्योग्राफी द्वारा पैसा ऐंठने में कहें या पैसा लेने में कहें उसमें ज़्यादा बिजी रहे हैं निस्बत की अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकॉनमी, पॉलिसीज़ पे अटेंशन पे करके। ये पाकिस्तान का ट्रैजेक्टरी रही है ना। जहाँ तक बात रही कि ईरान विश्वास करता है कि नहीं करता मुनीर पे, डिपेंड करता है, नहीं करता शायद ज़्यादा, कोई किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। पर एक बात है, पाकिस्तान और ईरान की वर्किंग रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत पुरानी है। पिछले 40 सालों से अमेरिका में ईरान की एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके अंदर इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है। तो अमेरिका के अंदर जिनको ईरान जाना, वीज़ा या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ करना होता है, वो पाकिस्तान एम्बेसी में इरानियन सेक्शन पे जाते हैं। वहाँ पर उसका हेड ईरानियन है और उसको जो गाड़ी मिली होती है, जो डिप्लोमेटिक गाड़ी, वो पाकिस्तान की CD नंबर प्लेट है। तो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान और ईरान की एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें कोई डाउट नहीं है ऑन डिप्लोमेटिक लेवल, राइट। बट अभी जो बातचीतें चल रही हैं ये तो एक अलग लेवल की नेगोशिएशन डिस्कशंस हैं। और एक चीज और हो रही है इसमें, एक होता है शब्द बार्गेनिंग, एक होता है नेगोशिएशन। अमेरिका इस समय ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, अमेरिका नेगोशिएशन नहीं देख रहा है। बार्गेनिंग है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम ये दो वो लो, एक्सचेंज में इतना, राइट। नेगोशिएशन के नजरिए से देखे तभी ईरान बार बार कहता है अमेरिका बड़ी पिक्चर नहीं सोच रहा, हमें और भी चीजें समझनी है, ये वो, राइट। तो ईरान जिस नजरिए से जा रहा है इज मोर लाइक नेगोशिएटिंग, अमेरिका आता है बार्गेनिंग के नजर से। तो बॉटम लाइन ये है, फिलहाल में देखिए क्या होता है। बट अगर कल कोई मानो एग्रीमेंट हो भी जाती है कच्ची पक्की, एक तो हॉर्मुज एक नया जानवर पैदा हो गया इन अ वे, राइट, पूरी गेम में। तो इसके बाद अगर सीज फायर रहती भी है, डील भी हो जाती है, तो पूरे मिडल ईस्ट में तो माहौल तो टेंशन वाला ही रहेगा। गल्फ के सारे देश उनको अंदाज हो जाएगा कि ईरान हावी है। चिंता की बात जो है वो हमेशा रहेगी कि ये तो जब ईरान चाहेगा तब वो दुनिया की बाह मरोड़ देगा,
तब वो हॉर्मूज को ब्लॉक कर देगा, इसलिए इसका भी कोई स्थायी समाधान चाहिए। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए खतरा बताया गया है। फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग यानी कि खतरे का संकेत माना गया है। ये फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है। मुनीर के ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ पुराने रिश्ते हैं, अमेरिकी हितों के लिए वो खतरा पैदा कर सकते हैं। मुनीर के करीबी संपर्क में रहने वालों में कुड्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC के कमांडर हुसैन सलामी जैसे कमांडर भी थे। अब इन्हें अमेरिकी हमले में मार दिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये तो रिसेंट हमलों में सब मारे गए हैं, कई कमांडर्स ढेर हुए हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन है प्रोफेसर त्रिपाठी जी, ये तो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है। लेकिन अमेरिका ने तो पहले से इसे असेस कर लिया होगा, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। देखिए, मेरा एनालिसिस ये थिंक टैंक का एनालिसिस है जो आप दिखा रहे हैं। कल भी इस पर बात हो रही थी कि रेड फ्लैग बोला कि वो खतरा है उसके ट्रंप के लिए। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों खतरा होगा। नहीं, खतरा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि सब कुछ आज मुनीर को सब कुछ अमेरिका दे रहा है। उसको इस पूरे वॉर जोन में एक थिएटर के रूप में सामने लाया कि देखो तुम पीस टॉक कर रहे हो, तुम एशिया में एक ऐसे मीडिएटर के रूप में सामने आ रहे हो, तुम मेरे लाडले हो। तो एक जियोपॉलिटिकल मैपिंग में पाकिस्तान को, अब दुनिया कुछ भी कहे, हम कुछ भी कहे कि ठीक है ये ऐसा है, पाकिस्तान का चरित्र चाल चेहरा ऐसा है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, इसे फाइनेंशियल गेन के लिए करता है और करता आया है, इसकी यही आदत रही है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका को जानता है कि वो दुस्साहस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि अमेरिका को नाराज कर दे। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का खतरा है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हो सकता है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इनफ्रिंज एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत है, सत्ता के केंद्र बहुत है। एक क्विक राउंड ऑफ डिस्कशन पर मैं ले जाऊं आपका छोटा सा इंटरवेंशन। हाँ, इसमें देखिए, अमेरिका को पता है कि मुनीर के अच्छे लिंक्स हैं IRGC के साथ टॉप लेवल तक, सुलेमानी से, तभी तो उन्होंने इनको हायर नहीं किया, तो इनको एनकरेज किया कि आप जाके बातचीत करो। तो मुनीर के बहुत अच्छे डीप लिंक्स हैं, रिलेशन लिंक्स हैं इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड में, कुछ फोर्सेस में, तभी तो ये मैसेज पहुंचा पाया वहां तक। वहां पे भी फोन पे मैसेज थोड़ी जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात सर, समय मेरे पास बहुत कम है, बस क्विक रिएक्शन मुझे चाहिए सर। वॉर या टॉक, दोनों में से क्या होने जा रहा है? पहली बात तो बातचीत होगी। अगर ये पॉइंट आपने बताया, ये हमारे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर के IRGC के साथ रिलेशन है? वो DG/ISI और DG/MI रह चुका है, उसके रिलेशनशिप IRGC के साथ थे और इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या वो रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके नेगेटिव, अमेरिका की नेगेटिव जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हित हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है और उसका नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से बाहर रखना है। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और ये जो पुरानी बात सोच रहे हैं कि आसिम मुनीर IRGC के काफी कदीमी था, जब DG/MI DG/ISI था, मुझे नहीं लगता उसकी वैल्यू अभी। सर समय बहुत कम है, जस्ट वन वर्ड, वॉर और टॉक। No, right now it could be extended also. At that point I forgot to say, ceasefire extend हो जाएगा because talk dates extend हो सकती हैं। टॉक डेट्स एक्सटेंड हो सकती है, सीज फायर एक्सटेंड हो सकता है, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्द से जल्द खुले